वेलकम टू एसबीआई गुरुकुलम ऑनलाइन स्टडी। हम लोग आधुनिक भारत देख रहे थे और अभी तक हम लोग जो है आधुनिक भारत का पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 देख चुके हैं। पार्ट 1 से लेकर के 3 तक जो है हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा है और पार्ट 4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट 1857 की क्रांति देखी है। आज हम लोग पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 जो है वो किसी भी कंपटीशन की जब प्रिपरेशन हम करते हैं, स्पेशली मैं आपको पीसीएस की बात करता हूं, तो आजकल मेंशन करने लगा है। इतिहास तो मेंशन करता ही करता है, आधुनिक भारत मेंशन करता है, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या संघर्ष शब्द का मेंशन जरूर रहता है, पूरे सेंटेंस का मेंशन रहता है, जो हमारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इतिहास से क्वेश्चन, आधुनिक भारत से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन ना बना, यानी कि पेपर का लेवल उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यदि यह मेंशन होता है, आजकल सिलेबस में इसका मेंशन इसको किया जा रहा है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद 1947 तक लगभग 90 साल तक जो है हम लोगों ने अंग्रेजों से डायरेक्ट फाइट किया है। इसके पहले छोटे छोटे जैसे जनजातियों में आंदोलन हो जाता था, कहीं छोटा मोटा मुठभेड़ हो जाता था, लेकिन 1857 में हम खुल करके अंग्रेजों से लड़े। लेकिन जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या संघर्ष की शुरुआत जो होती है वो 1857 से नहीं होती है, वह होती है 1885 से। कारण क्या है हम समझते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए हम नहीं मानते हैं, या कई जगह कई लोगों ने मेंशन किया कि नहीं है, क्योंकि वह पूरे भारत में अखिल भारतीय रूप में मौजूद नहीं था। 1857 की क्रांति कुछ क्षेत्रों तक सीमित था, कुछ क्षेत्र मतलब उत्तर भारत तक ही सीमित था कहा जाए तो, और वह व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित था। वह राष्ट्रीय हित और राष्ट्र अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि झांसी की रानी अपने झांसी को बचाने के लिए लड़ रही थी, आपके नाना साहब कानपुर को बचाने के लिए लड़ रहे थे, कुंवर साहब बिहार को बचाने के लिए लड़ रहे थे। जो जहां जहां था, जिस अंग्रेज की पॉलिसी से परेशान था, उस पॉलिसी के लिए लड़ रहा था। हम यदि भारत एकजुट होकर के यदि करता तो नो डाउट 1857 को ही हम स्वतंत्र हो जाते। जो मेन राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो वो शुरुआत होती है कांग्रेस की स्थापना 1885 से। कैसे होता है, माइंड में आता है कि ये शुरुआत क्यों होती है। जब तक राष्ट्र भावना का विकास बोला जाए कि इसका जन्म क्यों होता है, तो भारत में राष्ट्र भावना विकसित होती है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र भावना, भारत एक है और हम जो है भारत के लिए लड़ेंगे, हम अंग्रेजों से मुक्त होंगे। राष्ट्र भावना जब जगती है, उस जगने के बाद जो है यह कांग्रेस की स्थापना होती है, और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होता है। और एक बार जब शुरू होता है तो वह किसी न किसी रूप में कंटिन्यूअस चलता रहता है 1947 तक, चाहे वह सहयोग आंदोलन की बात किया जाए, चाहे वह सबने अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाए, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन किया जाए, चाहे क्रांतिकारियों का आंदोलन किया जाए, सभी आंदोलन इसमें शामिल होते हैं। तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको पढ़ना है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना जब विकसित हो गई भारतीयों में, तो कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। अब हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत में जो संघर्ष है, चूंकि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को जब डिवाइड करते हैं तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट भाग हम डिवाइड करते हैं, वह है 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 तक। 1885 से 1905 तक, यदि 1885 कांग्रेस की स्थापना माने हम, कांग्रेस की स्थापना, और 1905 बंगाल विभाजन को माने, 1885 से 1950 तक पहला आंदोलन चलता है जिसे उदारवादी युग के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं उदारवादी युग।
उदारवादी। दूसरा जो काल होता है वह 1906 से शुरू होता है और 1919 तक चलता है, और इसे हम लोग बोलते हैं, अब 1906 में 1905 में बंगाल विभाजन हो गया है, 1906-5 से ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था, तो 1900 स्वदेशी आंदोलन से हम लोग लेंगे और 1919 तक चलता है, लेकिन यह 1906 की जगह हमें 1907 करना चाहिए, क्योंकि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिस अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वो दो भागों में बढ़ती है, एक गरम दल और एक नरम दल। तो इसमें जो है इनको उग्र राष्ट्रीयता का युग कहा जाता है। उग्रवादी शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि क्रांतिकारी थे, लेकिन उग्र पक्ष पैदा होता है जिसको गरम दल बोला जाता था। कांग्रेस में कुछ मतभेद उत्पन्न हुए, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो 1907 के सूरत अधिवेशन से माना जाता है कि ये शुरुआत होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग। इसको हम लोग बोलते हैं उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग। उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग 1906 से शुरू होता है, 1919 से। अब जो तीसरा पार्ट इसका होता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को तीन भागों में हम लोग पढ़ रहे हैं, 1885 टू 1905, 1906 से 1919 तक, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1919 से लेकर के 1919 से लेकर के 1947 तक, स्वतंत्रता प्राप्ति तक। और यह जो था हमारा, यह 1919, आप चाहे जालियांवाला बाग ले लीजिए, चाहे आप खिलाफत आंदोलन ले लीजिए, यहीं से शुरुआत होती है। चूंकि 1915 में गांधी जी भारत आते हैं और भारत आने के बाद पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। भारत के भ्रमण करने के बाद 16 में लखनऊ अधिवेशन स्वीकार में अटेंड करते हैं। वहां पर राम शुक्ल जो है उनको इनविटेशन देते हैं गुजरात लाने के लिए, और पहले 17 में शुरू करते हैं। 1917 में चंपारण आंदोलन से शुरुआत होती है उनकी, और 19 तक गांधी पूरे भारत में हाईलाइटेड हो चुके होते हैं। इसीलिए 1919 से 1947 तक गांधी एक्टिव होते हैं, इसीलिए इसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इसको उदारवादी युग, 1906 से 1919 उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग, और 1919 से 1947 तक गांधीवादी का युग कहा जाता है। गांधी जी के 1915 में आने के बाद और 1919 से वो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो 17 से ही चूंकि एक्टिव होते हैं, लेकिन 1919 से पूरे भारत में एक अलग पहचान होती है गांधी जी की, और पूरी कांग्रेस या पूरा राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के इर्द गिर्द घूमता है। अब हम लोग देखते हैं कि उदारवादी युग में कौन कौन से नेता थे। इसको मॉडरेट पीरियड भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो देखते हैं इसमें नेता कौन कौन है हमारे। तो राष्ट्रीय जो नेता थे हमारे, उदारवादी क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं था, या निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता है। ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कुछ नाम याद रखना है, इनकी बार बार चर्चाएं होंगी। सबसे पहले है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। दूसरे है महादेव गोविंद नराणे, महादेव गोविंद रानाडे। तीसरे आपके हैं वह है फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। चौथे हैं आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तीसरे आपके हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनसे तो परिचित है हम लोग, व्योमेश चंद्र बनर्जी से WC बनर्जी। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो
गांधी जी के भारत आने पर उनके राजनीतिक गुरु बने। क्वेश्चन पूछा था महात्मा गांधी, वनडे में पूछा जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और लास्ट में पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। ये मुख्य जो है राष्ट्रीय नेता है किसके? उदारवादी युग के। ये हमें याद रखने जरूरी है। अब आते हैं हम उग्र, एक चीज और यहीं पे देख लेते हैं कि 1885 से 1905 तक कांग्रेस का कोई उद्देश्य नहीं था। बिना उद्देश्य, मतलब स्पष्ट नहीं था कि उद्देश्य तो था लेकिन स्पष्ट नहीं था, क्लियर नहीं था कि हमें चलना किधर की ओर है। तो इसका उद्देश्य अस्पष्ट था। लिख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, उद्देश्य इनका था अस्पष्ट। कांग्रेस का उद्देश्य, कांग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस की स्थापना 1885 से हम लोग आंदोलन शुरुआत कर रहे हैं, तो कांग्रेस की जो उद्देश्य थे वो अस्पष्ट थे, क्लियर नहीं थे। उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन होता है और स्वदेशी आंदोलन होते ही उसमें से कुछ गरम दल पैदा होता है और उन्हें बोलते हैं कि अब जो है सीधे तरह से ब्रिटिश हुकूमत हमारी बात नहीं मानेगी। क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य था कि हम सरकार में शामिल हो, उसके कार्यकलाप में भाग लें और तब हम जो है उसमें से धीरे धीरे करके भारत को स्वतंत्र कराने का कार्य करें। क्योंकि देखिए सही भी था, हम लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने हम पे राज किया, बहुत शोषण किया, मानते हैं, लेकिन हमें ये लगता है, ये मेरा मानना है कि यदि ब्रिटिश हुकूमत नहीं होती तो आज जो हम स्थिति, जो लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत जाना जाता है, तो वह नहीं जाना जाता। क्योंकि लोकतंत्र लाने का कार्य जो किया था वो ब्रिटिशों के द्वारा ही लाया गया भारत में। हाँ, उसमें हम इन्वॉल्व होकर के धीरे 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 करके संविधान सभा का निर्माण किए और फिर उसके बाद हम लोग संविधान का निर्माण के बाद हम देखेंगे उसको संविधान में। तो 1906 में बंगाल का विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसकी डिटेल हम लोग को पढ़ना है। स्वदेशी आंदोलन शुरुआत होती है और यहीं से जो है उग्रवादी राष्ट्रीयता के नेता पनपते हैं, जो कांग्रेस की बातों को अवहेलना करते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम क्या करेंगे, हम जो है अब लड़ करके भारत को स्वतंत्र कराएंगे। सीधे केवल बात करने से काम चलने वाला नहीं है। 1907 में इसी को लेकर के कांग्रेस में फूट पड़ जाती है और सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाता है, गरम दल और नरम दल। तो जो गरम दल के नेता थे वो 1906 से 1919 तक सुपर एक्टिव रहते हैं, इसीलिए इसे उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग कहा जाता है। इसमें लाला लाजपत राय एक बात बोलते हैं कि 20 साल हमने 1885 से लगभग 20 साल तक हमने अंग्रेजों को समझाया, उनमें शामिल रहे, उनके कानून के अनुसार चलने की कोशिश किया, हम सरकार को सहयोग दे करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हमें मिला क्या? रोटी की जगह पत्थर ही मिला। ये सेंटेंस लाला लाजपत राय जी का है। रोटी के बदले हमें पत्थर मिला। ये लाला लाजपत राय जी का सेंटेंस है। ये पूछा जा सकता है हमें 20 वर्षों में मिला क्या? रोटी के बदले हमें पत्थर दिया गया। ये लाला लाजपत राय जी का सेंटेंस है। और अब देखते हैं कि इसमें राष्ट्रीय नेता कौन कौन से थे। राष्ट्रीय नेता देखते हैं दूसरे वाले पार्ट में। राष्ट्रीय नेता सबसे पहले हम लोग देखते हैं, 3 नाम बहुत फेमस है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, दूसरे बिपिन चंद्र पाल और तीसरे बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं को बोला जाता है लाल बाल पाल। इनको बोलते हैं हम लोग लाल बाल पाल। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन लाल बाल पाल में शामिल नहीं है? इनको लाल बाल पाल कहा जाता था। ये जो है उग्रवादी राष्ट्रीयता युग के प्रखर नेताओं में से एक थे, शामिल थे। तीनों के तीनों एक्टिव मेंबर थे। उसके बाद जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम
चंद्र चटर्जी। हमारे राष्ट्रीय गीत को लिखने वाले बंकिम चटर्जी जी, जो सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ लिखा था किताब, जिसमें से हमें वंदे मातरम लिया गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और उसके बाद अरविंद घोष, बहुत फेमस नाम था उस समय, अरविंद घोष। बाद में इन्होंने संन्यास लेकर के पुदुचेरी में अपना स्थान बताया और वहीं पे उनकी समाधि अरविंद घोष की है। अरविंद घोष, और एक एक्टिव मेंबर थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये राष्ट्रीय नेता थे उग्रवादी राष्ट्रीयता युद्ध के। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता है, तो ये है। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं है, तो आप गरम दल के नेताओं को देख सकते हैं, उदारवादी नेताओं को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा जो पार्ट है गांधीवादी युग, इसको हम लोग को डिटेल पढ़ना है बाद में। अब देखते हैं इस समय चाहे गरम दल था चाहे नरम दल था, दोनों का उद्देश्य फिक्स हो चुका था। दोनों का उद्देश्य फिक्स था। 1906 से 1919 तक कांग्रेस के दोनों भागों का उद्देश्य निश्चित था। कांग्रेस के दोनों भाग, चाहे वो गरम दल वाले हो चाहे नरम दल, दोनों भागों का उद्देश्य एक ही था। भले अलग अलग कार्य कर रहे थे, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, ब्रिटिश राज्य की समाप्ति एवं पूर्ण स्वराज। ब्रिटिश राज्य की समाप्ति एवं पूर्ण स्वराज। अब हमें आधा अधूरा नहीं चाहिए, पूरा का पूरा स्वराज चाहिए। ब्रिटिश हुकूमत यहां से छोड़ के जाए और सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपे। तो ये टोटल का हमारा 1906 से 1919 का था। 1919 से लेकर के 1947 में हिस्ट्री के हम पार्ट 7 या 8 में आपको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। गांधी को लेकर चलना है पार्ट 7 या 8 में हम लोग इसको डिटेल में लेकर चलेंगे। तो गांधी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप पे क्लियर हो जाएंगे, और गांधी से जुड़े हुए जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हैं उनको हम लोग क्लियर कर लेंगे, एक ग्राफ में कर लेंगे। उससे बाहर गांधी से क्वेश्चन सामान्यता नहीं बनेगा गांधी जी से। ठीक है, अब हम आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, क्योंकि 1885 से पार्ट 1 चलते हैं, इसको आज हम लोग कवर करेंगे 1885 से लेकर के 1905 तक। उसके बाद दूसरे दिन जब हम पार्ट 5, 6 लेके आएंगे तो 1906 से 1919 तक कवर करेंगे। उसके बाद तीसरे पार्ट में जो हम लोग लेके आएंगे तो 1919 से 1947 तक पार्ट में, अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। आगे देखते हैं 1985 से। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में 1885 में हुई। 1885 से पहले भी कुछ राजनीतिक संगठन थे जो एक्टिव हुए थे, लेकिन वो अखिल भारतीय नहीं थे, मतलब पूरे भारत में एक्टिव नहीं थे, लेकिन उनका भी योगदान था। उन्हें क्वेश्चन बनता है या मैचिंग में पूछ दिया जाता है, मिलाने में पूछ दिया जाता है, उसको हमें देखना है। राज से पूर्व राजनीतिक संगठन। अब हम देखेंगे थोड़ा सा इसको कि राजनीतिक संगठन, मैंने बताया था आपको कि ब्रिटिश हुकूमत जो है 3 प्रेसिडेंसी से कंट्रोल करती थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसी से। तो तीनों प्रेसिडेंसी में कौन कौन से राजनीतिक संगठन पैदा हुए थे, साथ ही लंदन में भी भारतीय एक्टिव थे। जैसे मैं आपको बताया था कि पहले भारतीय जो है लंदन में के संसद में जाने वाले आपके दादा भाई नौरोजी जी थे। तो दादा भाई नौरोजी चाहे जो भी लोग वहां लंदन में थे, वहां भी राजनीतिक संगठन बनाया गया था, और वह नो डाउट कांग्रेस को बाद में बहुत सपोर्ट की, इसलिए हमें उसे जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी है बंगाल। बंगाल प्रेसिडेंसी की जब हम बात करते हैं तो बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले थे, राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे, तो वो थे हमारे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय
यह नाम बहुत ही फेमस है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और समाज सेवा में सबसे पहले समाज के लिए उत्थान का कार्य करने वाले व्यक्ति थे राजा राममोहन राय। सबसे पहले राजनीतिक एक्टिविटीज करने वाले व्यक्ति थे राजा राममोहन राय। बंगाल से शुरुआत किया था इन्होंने, और इन्हें यही नहीं भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सर राइटिंग आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं राइटिंग में कंफ्यूजन होता है। थोड़ा सा बार बार 2 बार मैं रिपीट करता हूँ, इसीलिए सुनते रहिए उसको। तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे भारतीय जनता को जो सामाजिक कुरीतियां थी, धार्मिक कुरीतियां थी, उनको समाप्त करने के लिए सबसे पहले कदम उठाया था, इसलिए इन्हें अग्रदूत कहा जाता है। यही नहीं, इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इसी के कारण आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये हम लोग एक एक पर्सनालिटी बाद में पढ़ेंगे, राजा राममोहन राय, मदन मोहन मालवीय, एक एक पर्सनालिटी को एक एक वीडियो में आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ चर्चा हम लोग करते हैं कि सबसे पहले राजनीतिक संगठन शुरू करने का, एक्टिव वर्क करने का काम स्टार्ट किया राजा राममोहन राय। अब आते हैं कि जो एक आयोग था, सॉरी लीग की स्थापना हुई थी सबसे पहले, जो आपसे पूछा जाता है। बंगाल में ही स्टार्ट हुआ था इंडियन लीग। आपको याद रखना है बस, इंडियन लीग। इंडियन लीग क्वेश्चन पूछता है इंडियन लीग की स्थापना किसने की और कब की। तो इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। शिशिर कुमार घोष ने किया था। शिशिर कुमार घोष जो थे वो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक भी थे और मालिक भी थे। तो ये भी याद रखना आपको, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक भी थे और मालिक भी थे, दोनों थे। तो शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी 1875 में। सभी जितने भी संगठन आएंगे उनके उद्देश्य को देखेंगे, क्योंकि उद्देश्य ही क्लियर करेगा कि भारत किधर की ओर बढ़ रहा है स्वतंत्रता में। तो इंडियन लीग का जो उद्देश्य था, उद्देश्य की यदि हम लोग बात करते हैं तो वह था कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर, राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। मैंने आपको बताया था कि 1857 में जो है तीनों, बंगाल में कोलकाता विश्वविद्यालय, बॉम्बे में बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में। उसके बाद जो है राष्ट्रीयता की भावना, मैंने बताया था कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास शुरू हो गया था और वही जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन्म देता है। और हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीयता की भावना विकसित की जाए, स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो चाहे जो भी हो, उनमें भावना विकसित किया जाए और राजनीतिक पॉलिटिकल जो एजुकेशन है वह दिया जाए, ताकि मैक्सिमम पढ़े हुए लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें, जिससे कि हम अधिक से अधिक ब्रिटिश हुकूमत में शामिल होकर के और उसको अंदर से समझ करके और अपने अनुसार कानून बनाने में सफल हो सके। तो ये उद्देश्य था इंडियन लीग का। दूसरा जो संगठन आता है हमारा, वह बंगाल का, एक याद रखिएगा, इंडियन लीग की शिशिर कुमार घोष ने किया था। इनकी जो पत्रिका थी वो अमृत बाजार थी। दूसरा प्रेसिडेंसी आता है बंबई प्रेसिडेंसी। दूसरी जो हमारी प्रेसिडेंसी आती है वो आती है हमारी बंबई प्रेसिडेंसी। उस समय इसका नाम बंबई था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोल सकते हैं, बंबई प्रेसिडेंसी था। बंबई प्रेसिडेंसी में सबसे ज्यादा फेमस और पूछा गया है पूना सार्वजनिक सभा। पूना
सार्वजनिक सभा। क्वेश्चन पेपर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1870 में हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी और इसके संस्थापक थे एमजी रनाडे। इसके संस्थापक थे एमजी रानाडे एवं जीवी जोशी। जीवी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी फुल नाम है इनका। तो संस्थापक में एमजी रनाडे और जीवी जोशी थे। अब इसका देख लेते हैं हम लोग, उद्देश्य क्या था? जनता को यह बताना। उद्देश्य देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा का। इसका उद्देश्य देखिए आप, जनता को यह बताना कि सरकार, जनता को यह बताना कि सरकार, सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार की वास्तविक उद्देश्य क्या है? कि वास्तविक उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है और अपने अधिकार कैसे प्राप्त किया जा सकते हैं? और अपने अधिकार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। जनता को यह बताना कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या है और अपने अधिकार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। सरकार क्या करना चाहती है भारतीय जनता के लिए, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसको हमें जानना है। और हमारे जो राइट्स हैं उनको हम कैसे उनसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इस का ज्ञान कराना ही पूना सार्वजनिक सभा का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद मद्रास की ओर बढ़ते हम लोग। एक एक कम से कम लिखते चलिए आप लोग। नोट्स प्रॉपर बनाइए क्योंकि हर 2 पार्ट के होने के बाद हम लोग टेस्ट लेते हैं और आपको कम से कम 40 to 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें भेजना होता है। आगे देखते हैं हम लोग, मद्रास को देखते हैं। मद्रास की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मद्रास में जो फेमस था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। ये भी पीसीएस में कई बार पूछा गया कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई और किसने किया है? 1884 में हुई थी, 1884 में हुई थी। और इसके संस्थापक जो थे वो थे एम वीर राघवाचारी। संस्थापक एम पी राघवाचारी एवं सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। आनंद चार्लू, ये 3 लोग थे मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। उसके बाद इसके उद्देश्य की थोड़ी हम चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये रियल में राजनीतिक जैसा लगता था। विधान परिषद में सुधार, उद्देश्य की बात कर रहे हैं हम, उद्देश्य की बात करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य इनका था कि विधान परिषद में सुधार हो। सुधार ही ना, उसका विस्तार भी किया जाए। जो विधान परिषद थी उसमें जो है सुधार किया जाए। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए। कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या किया जाए? अलग किया जाए।
ये भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कार्यपालिका यदि न्यायपालिका का कार्य करने लगेगी तो जो कानून वो लागू कर रही है उसको सख्ती से लागू कराने की कोशिश करेगी और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उसमें न्यायपालिका का कोई रूल नहीं रह जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका खुद न्यायपालिका का कार्य करती थी उस समय। तो इसको अलग करने की बात कही गई। उसके बाद जो है खेतिहर वर्ग के जो मजदूर थे, खेतिहर वर्ग के मजदूर जो भी थे या खेतिहर वर्ग जो था उसके हालातों पर विचार किया जाए। ये तीन उद्देश्य मुख्यतः इनके थे। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। लंदन में एक संगठन था, उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। लंदन में जो संगठन था उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। 1866 में इसकी स्थापना हुई थी, 1866 में स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक थे आपके दादा भाई नौरोजी। मैंने आपको भी बताया था कि प्रथम जो है संसद में जाने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे, वहां चुने जाने वाले। तो दादा भाई नौरोजी वहां पे थे और इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय समस्याओं के बारे में बताना। इसका उद्देश्य जो था वह था कि ब्रिटिश संसद एवं जनता, वहां की जनता को भारतीय समस्याओं के बारे में बताना कि भारतीयों को कितना जुर्म ढाया जा रहा है, भारतीयों का कितना शोषण किया जा रहा है। या ब्रिटिश संसद को भी पता चले कि एक छोटा सिपाही भी, ब्रिटिश सिपाही भी भारत में शोषण का कार्य कर रहा है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट था कि संसद को ही नहीं वहां की जनता को भी बताया जाए, जिससे वहां के संसद पर दबाव खड़ा हो, जिससे भारत में जो है ब्रिटिश हुकूमत सही तरीके से कार्य करे। आगे की ओर बढ़ते हैं और यह मुख्यतः हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व एक्टिव जो थे राजनीतिक संगठन थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे। अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस की स्थापना। थोड़ा तेजी से चलेंगे हम लोग। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना से पहले थोड़ा सा स्टोरी हम लोग जानना जरूरी है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे जानते हैं। 1 मार्च 1883 को, 1 मार्च 1883 को एओ ह्यूम जो स्कॉटलैंड के निवासी थे और सिविल सर्विसेज पास करके आईएएस की सेवा भी दिए थे और रिटायर हो चुके थे, वो बंगाल में थे उस समय। तो वो जो है उन्होंने कांग्रेस कहा जाता ना किसके दिमाग की उपज थी, तो एओ ह्यूम के दिमाग की उपज थी कांग्रेस। तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि जो जनता एक्टिव है वो रियल में भारत की सेवा करना चाहते थे। उनकी बायोग्राफी किसी ने लिखा है, उससे पता चलता है कि वह, उन्होंने क्या किया कि एक लेटर लिखा। 1 मार्च 1883 को एक लेटर लिखते हैं कोलकाता विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के नाम। उसमें लिखते हैं कि मिलजुल कर स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने की जरूरत है। यदि सभी लोग मिलजुल करके स्वतंत्रता के लिए प्रयास करें, स्वतंत्रता मिल सकती है। अब इसके लिए जब 1883 में वो लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं कोलकाता विश्वविद्यालय के छात्रों के नाम। अब छात्र एक्टिव तो हो जाते हैं, लेकिन एओ ह्यूम को लगता है कि इन्हें एक्टिव बनाने के लिए कोई ना कोई एक नेशनल लेवल की पार्टी का गठन किया जाना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाना चाहिए जो इनको लीड कर सके। इनसे पत्र के बाद आवश्यकता महसूस की जाती है एक संगठन की, और वह संगठन 1884 में ही गठित हो जाता है। अभी कांग्रेस का गठन नहीं हुआ है,
1884 में ही एओ ह्यूम इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना करते हैं। इंडियन नेशनल यूनियन, इसको हिंदी में कहेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना सबसे पहले कितने की थी? 1884 में एओ ह्यूम ने की थी। भारतीय इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना करते हैं और यह जो है पूरे भारत में एक्टिव हो जाता है और इसका उद्देश्य होता है देश की सामाजिक संबंध समस्याओं की। इसके उद्देश्य को जरूर लिख लीजिए आप लोग। उद्देश्य इसका है, उद्देश्य भारत की समस्याओं, भारत की सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श। कौन करेगा भाई? पढ़े लिखे लोग। एओ का कहना था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वह यदि विचार समस्या, सामाजिक समस्याओं पर विचार करेंगे, उसे आसानी से हम ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखेंगे और वह उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। इसी के लिए वो जो है उस समय वायसराय थे, डफरिन वायसराय थे, उनसे मिलने के लिए गए शिमला और शिमला में कन्विंस किए कि हम एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना कर रहे हैं और वह अखिल भारतीय संगठन के स्थापना में ब्रिटिश हुकूमत हस्तक्षेप ना करे। डफरिन चूंकि फ्रेंड थे उनके एवं उनके, उन्होंने समझाने की कोशिश किया और उन्होंने यह सुझाव दिया कि आप निश्चिंत रहिए, यह जो कांग्रेस गठित होगी या यह जो पार्टी गठित होगी या यह जो संगठन गठित होगा, यह संगठन भारत में उत्पन्न असंतोष को रोकने का कार्य करेगा। अर्थात जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो क्रांतिकारी गतिविधियों से उत्पन्न असंतोष को सेफ्टी वॉल का कार्य करेगा, ब्रिटिश हुकूमत के सामने सेफ्टी वॉल के रूप में खड़ा होगा। तो यह जो है आपका एओ ह्यूम ने कन्विंस किया डफरिन को। डफरिन ने बोला ठीक है। उनका सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, यह संगठन क्रांतिकारी असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट की तरह कार्य करेगा। यदि सेंटेंस पूछ दिया जाए किसने कहा है तो यह कहा है आपके एओ ह्यूम ने और डफरिन से वो बताया था। उसके बाद 25 दिसंबर 1885 को 25 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना होती है और उसके बाद वो डफरिन से मिलते हैं। उसी के बाद वो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जाते हैं, जायजा लेते हैं कि क्या कंडीशन है भारत की स्वतंत्रता के लिए, कहां-कहां एक्टिव हैं लोग, और उसके बाद ब्रिटेन जाते हैं, डलहौजी चाहे जो भी नीति निर्धारक लोग रहते हैं उनसे मिलते हैं और मिल करके जो है नेशनल यूनियन की एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। 25 दिसंबर 1885 को कॉन्फ्रेंस, चूंकि पुणे में बुलाया जाना होता है लेकिन पुणे में जो है प्लेग की बीमारी फैली होती है तो बॉम्बे में बुलाया जाता है और वहीं पर 25 दिसंबर 1885 को ही निर्णय लिया जाता है कि एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जाएगी। तो 25 दिसंबर को ही इसका 25 दिसंबर को भी लोग बोलते हैं, कई किताबों में मेंशन होता है कि 1885 में, और जब इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस संगठन का नाम बदला जाता है। तो 25 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस होता है और इसी दिन जो है इसका नाम बदल करके आप इंडियन नेशनल कांग्रेस किया जाता है। इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किया जाता है। किसके सुझाव पे? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है यह बदला जाता है किसके सुझाव पे? दादा भाई नौरोजी के नाम पे। और फिर पहली बार कांग्रेस की स्थापना के लिए इकट्ठा होते हैं हम लोग 28 दिसंबर 1885। यह डेट आपको याद रखना है, ये कांग्रेस का स्थापना दिवस है 28 दिसंबर 1885 दोपहर 12 बजे। जरूरत नहीं है लेकिन आप लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं।
दोपहर 12 बजे स्थापना होती है। जगह पूछा जाता है कि कहाँ स्थापना होती है, तो स्थान था गोकुलदास। स्थान की बात करें तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यह जो ग्वालियर टैंक मुंबई, ग्वालियर टैंक मुंबई में स्थापना हुई। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में स्थापना की गई। इसके सभी सदस्य आए हुए थे इसमें, और इसके संस्थापक थे आपके संस्थापक एओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और स्थापना नहीं, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के सचिव भी रहे हैं आपके एओ ह्यूम, जबकि इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की है। प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं यदि हम, तो प्रथम अधिवेशन जो कांग्रेस का चला था वह 28 से 31 दिसंबर को चला था 1885। इसीलिए हम लोग देखेंगे बाद जब कांग्रेस के सारे अधिवेशन देखेंगे तो साल भर बाद होते थे, सामान्यतः दिसंबर में ही होते थे, एक साल के होते थे। 28 से 31 तक प्रथम अधिवेशन चला, जिसकी अध्यक्षता जो पूछी जाती है आपसे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जिसकी अध्यक्षता किए थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, कहीं कहीं चटर्जी लिख के आता है, कंफ्यूज ना हो, व्योमेश चंद्र बनर्जी या चटर्जी कुछ भी है, चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती है, कुछ भी है, क्लियर कर लीजिएगा, वही होगा आपके। और सचिव मैंने आपको बताया कि एओ ह्यूम जी थे। सदस्यों की संख्या पूछी जाती है कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो कुल मिलाकर के 72 सदस्य शामिल हुए थे। और इन 72 सदस्यों में मैक्सिमम या तो वकील थे या पत्रकार थे। पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा इसमें थी। मैंने आपको दिखाया गरम दल, उसमें उदारवादी के सब नेता तो थे ही थे, बड़े बड़े नेता, और बाकी भी इसमें शामिल थे, तो 72 थे। यदि यूपी का एग्जाम आप देते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि यूपी और अवध प्रांत दोनों एक था, और यूपी और अवध क्षेत्र से कुल 7 सदस्य थे। यूपी एंड अवध से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। अब देखते हैं उद्देश्य। प्रथम अधिवेशन में कुछ उद्देश्य रखा गया कि कांग्रेस ने हमने गठित किया है, स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य को देखते हैं। 3-4 पॉइंट मुख्य है जो आपको याद रखने चाहिए। बाकी अधिवेशन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। उद्देश्य देखते हैं। प्रथम था राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। मैंने आपको बताया था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत राष्ट्रीय भावना से हुई, तो राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित किया जाए, चाहे वो धर्म के आधार पर भेदभाव हो, जाति के आधार पर भेदभाव हो, या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव हो, सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाए। कांग्रेस का पहला उद्देश्य था, और सभी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना विकसित की जाए। उसके बाद दूसरा उद्देश्य रखा गया, शिक्षित वर्ग भारतीय जन कल्याण के लिए नीति निर्धारण करे। दूसरा था कि जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षित वर्ग भारतीय जन कल्याण के लिए, भारतीय जन कल्याण के लिए नीति निर्धारण करें। अर्थात मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जो है, इस
पार्टी जब गठित हुई थी इसमें सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग था, तो बोला गया कि यह शिक्षित वर्ग जनता को क्या आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताएं कहाँ है, जनता कहाँ परेशान है, उसके जन कल्याण के लिए नियम बनाया जाए और वह नियम ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखा जाए कि यह हमारी अधिकार है और यह हमें पूरा, हमारा अधिकार जो है हमें पूरा किसी भी कंडीशन पे पूरा चाहिए। पहले तो नीति निर्माण करना जरूरी था कि उसके लिए क्या पॉलिसी हम लोग बनाए। नेक्स्ट तीसरा उद्देश्य जो था कांग्रेस का, वह उद्देश्य था भारत एवं ब्रिटेन के संबंध को, भारत एवं ब्रिटेन के संबंध को मजबूत बनाया जाए। चूंकि ह्यूम चाहते थे कि ब्रिटेन और भारत के बीच संबंध, आयरलैंड का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि जिस प्रकार आयरलैंड जो है वहां की जनता ब्रिटिश हुकूमत को तो स्वीकार करती, स्वशासन है वहां पर, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत सर्वोच्च है। जैसे आज भी ऑस्ट्रेलिया में जो शासन है वो ब्रिटिश हुकूमत सर्वोच्च है। अभी विक्टोरिया जो आपका ब्रिटेन की जो रानी होती है उसी का मोहर लगता है वहां पर, और बाकी कार्यकाल स्वतंत्रता स्वराज उनका अपने आप में है ऑस्ट्रेलिया का। उसी प्रकार से भारतीय भी आंदोलन करें, लेकिन वह यह ना कहें कि ब्रिटिश हुकूमत यहाँ चले जाए, ब्रिटिश हुकूमत के अंदर में हमें स्वराज चाहिए। इसलिए वो चाहते थे कि भारत एवं ब्रिटेन के संबंध को मजबूत बनाया जाए, उसको खराब न किया जाए। अर्थात इनडायरेक्ट वे में यही कहना था कि क्रांतिकारी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो चौथा इनका उद्देश्य था, चौथे उद्देश्य को हम लोग देखते हैं, वह था हमारा कि जनता की मांगों को सूत्रीकरण और प्रस्तुतिकरण किया जाए। जनता की मांगों का सूत्रीकरण एवं प्रस्तुतिकरण किया जाए। जनता जो भी डिमांड करती है उसको एक सीरीज लिखा जाए और लिख करके उसको प्रेजेंट किया जाए कांग्रेस के अधिवेशनों में भी, और कांग्रेस उसको रखेगी ब्रिटिश हुकूमत के सामने। ये मुख्य उद्देश्य थे और वो सारे थे। और उसके साथ ही हमने कांग्रेस ने 9 प्रकार की मांग की, 9 मांग की। कांग्रेस ने 9 प्रस्ताव रखे या 9 मांग बोल सकते हैं, 9 मांग या 9 प्रस्ताव, जिसमें से मुख्यतः 3-4 हम 4-5 देखते हैं। सबसे पहले रॉयल कमीशन की स्थापना की जाए, रॉयल कमीशन की स्थापना की जाए। रॉयल कमीशन क्या था? जो भी कानून भारत में बने हुए थे उनकी जांच के लिए रॉयल कमीशन की स्थापना किया जाए, कानून की जांच की जाए कि क्या सही है क्या गलत है। यह पहली मांग थी हमारी, कांग्रेस ने मांग की थी ब्रिटिश हुकूमत से। दूसरी मांग थी परिषद में मनोनीत सदस्य जो थे, परिषद में नॉमिनेट होकर लोग जाते थे, तो परिषद में मनोनीत सदस्यों की जगह निर्वाचित सदस्य जाए, निर्वाचित सदस्य लिए जाए। तीसरी जो मांग थी इनकी, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस जिसको बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज जो आज आईएएस है, उसका एग्जाम लंदन में ही होता था, उस एग्जाम को भारत में भी कराया जाए। आईसीएस का एग्जाम जो है, परीक्षा कहां कराई जाए? भारत में कराई जाए, भारत में भी कराई जाए। और साथ ही उम्र जो 21 साल थी उसको बढ़ा करके 23 साल किया जाए। 21 से 23 उम्र बढ़ाने की बात की गई ताकि अनुभवी लोग आ सकें। और भारत में जो है आपका भी, भारत में भी आईसीएस का एग्जाम हो। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले क्वालिफाई करने वाले आईएएस व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन में एग्जाम देकर क्वालिफाई किए थे। इसी की मांग के बाद जो भारत में भी बाद में जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होने लगे, उस समय आईसीएस था और आईईएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज। तो आईसीएस की का एग्जाम कराया जाए भारत में भी। और लास्ट पॉइंट आपको कोई इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं, इंग्लैंड से
इंग्लैंड से आयात वस्त्रों पर आयात शुल्क लगाया जाए। क्यों भैया? होता यह था कि ब्रिटिश जो है हमारे यहां से कच्चा माल ले जाते थे और रंगने का सामान भी हमारे यहां से ले जाते थे, और वहां या कहीं भी चाइना या अदर कंट्रीज में भी वो प्रोडक्शन करते थे और ले आकर के इंडिया में आसानी से मंगा लेते थे कि हम तो अपने यहाँ मंगा रहे हैं, और ले आकर के यहाँ सेल करते थे। उसका आयात शुल्क नहीं होता था और बहुत अधिक मात्रा में मुनाफा कमाते थे। तो भारतीयों ने कहा कि जो भी सामान हमारे भारत में मंगाया जाए, जो भी वस्त्र मंगाया जाए, उस पर आपका आयात शुल्क लगना चाहिए, इंपोर्ट टैक्स लगना चाहिए उसका। ये 4 प्रमुख मांगे थी और वो 9 मांगे मैंने आपको बताई थी। मुख्य ये थी जो आपको याद रखनी चाहिए। कांग्रेस की स्थापना में जो स्टार्टिंग जब स्थापना हुई उसके बाद एक एक करके अधिवेशन होते हैं। हर अधिवेशन की कुछ खासियत होती है, हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, दो थोड़ा सा मंतव्य हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा एओबीवी के फीचर के बारे में। सबसे पहले जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस समय लाला लाजपत राय के दो कथन है। एक तो कांग्रेस की स्थापना के समय, स्थापना के जस्ट बाद उन्होंने दिया, और एक 1912 में दिया जब एओ ह्यूम की मृत्यु हुई। ह्यूम की मृत्यु हुई, दोनों से पता चल जाता है कि एओ ह्यूम जो है वह कितने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक्टिव मेंबर थे। लाला लाजपत राय जब स्थापना होती है तो कांग्रेस के बारे में बोलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। मोटा मोटी में यह रखना है कि कांग्रेस का जो गठन किया गया है वह ब्रिटिश हुकूमत को बर्बाद होने से रोकने के लिए किया है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि सभी को यह मानना था कि कांग्रेस जो है वह एक ब्रिटिश हुकूमत के लिए सेफ्टी वॉल का कार्य करती थी। लेकिन जब एओ ह्यूम की मृत्यु होती है और लाला लाजपत राय कांग्रेस में एक्टिव मेंबर के रूप में कार्य करते हैं तो 22 साल के कार्यों को देखते हुए, एओ ह्यूम के 22 साल के कार्यों को देखते हुए बोलते हैं कि ह्यूम, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता तथा दुर्दशा पर रोता था। 1912 में ह्यूम के मरते ही कांग्रेस ने अपना पिता घोषित किया और जन्मदाता घोषित किया। तभी से 1912 से कांग्रेस की जन्मदाता के रूप में एओ ह्यूम को जाना जाता है। स्थापना तो किया था लेकिन 1912 के मरने के बाद कांग्रेस ने स्वीकार किया कि हमारे जन्मदाता, कांग्रेस के जन्मदाता एओ ह्यूम हैं। ये फर्स्ट पार्ट था जो हमारे देखा था हमने कि उदारवादी युग का अंश था। अभी इसमें हम लोग कांग्रेस की स्थापना करते हैं, देखेंगे इसमें कैसे कैसे ये आगे बढ़ते हैं। पहली मांग आपने देखी थी कैसे थी इन लोग की पहले अधिवेशन में। दूसरे अधिवेशन की भी हुआ निश्चित हो गया था कि दूसरा अधिवेशन जो होगा 1886 का जो अधिवेशन होगा वो कोलकाता में होगा। और अधिवेशन को हम एक करके देखेंगे, उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे 1906 से 1919 की क्रांतिकारी घटनाओं को देखेंगे, जिसमें क्रांतिकारी जो बंगाल के क्रांतिकारी एक्टिव नजर आएंगे उनको देखेंगे। और उसके बाद फिर से हम लोग गांधीवादी युग को देखेंगे। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा लगभग मैक्सिमम पोर्शन आप कवर कर चुके होंगे स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद कुछ शेष रह जाएगा क्रांतिकारियों के, एक एक करके क्रांतिकारियों के बारे में डिटेल हम लोग चलेंगे जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। कोरोना अभी भी लॉकडाउन का इफेक्ट चल रहा है भारत में। हम लोग तो रेड जोन में, आगरा में रेड जोन में हम लोग हैं। फिर जो भी स्टूडेंट्स घर से देख रहे हैं, घर से देखें, प्रिपरेशन करें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन में 1-2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। एक्टिव रहें, घर पे पढ़ते रहें। स्टे होम, सेव योर लाइफ, सेव अदर्स लाइफ आल्सो। थैंक यू। हो गया।